Hello students, how are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम वही है हमारा, और ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो देखा होगा ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ और अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण भी देखा, उन गुरुत्वीय त्वरण और न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के जो नियम देखे तो उसमें हमने रिलेशनशिप भी देखा। और सब रिलेशनशिप देखने के बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक। गुरुत्व को हमने डिफाइन किया था। गुरुत्व को हमने डिफाइन किया था कि जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने लिखा है डाल दीजिए। नाम है चैप्टर का, क्या नाम है चैप्टर का? गुरुत्वाकर्षण। और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्या? मज़ेदार टॉपिक, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो आप लोग गुरुत्वीय क्षेत्र अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को टोटल नॉलेज, आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही किसी भ्रम में रहेंगे, नहीं तो किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक चीज़ देखो, आप अगले साल जाएंगे तो पढ़ेंगे, और 10th में भी आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र पे पहले हमने आवेश पढ़ा था। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। तो आवेश कोई पॉइंट पर हम आवेश रख देते हैं, है ना, किसी बिंदु पर कोई आवेश रखने तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव होता है, या फिर उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? वैद्युत क्षेत्र। सेम इज द गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र सेम ऐसे ही होगा। तो उसके बाद हम देंगे तीव्रता। तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? जैसे पिंड, पिंड माने कोई भी हो गया ऑब्जेक्ट, जैसे कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गए, तो किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य पिंडों को आकर्षित करता है, ठीक है। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो एक पिंड है, यहाँ पर एक दूसरा पिंड है, तो इन दोनों के बीच जो है आकर्षण बल लगेगा, जिसको न्यूटन ने अपने एक सिद्धांत से प्रूव कर दिया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक दूसरा पिंड क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, जिसे हम नाम दिए थे क्या? आकर्षण बल, ओके। क्या लिखोगे? किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या लिखोगे प्रशांत? अरे यार आवाज़ सुना, चलो ठीक है हम बोलते हैं, लिख लीजिए। क्या लिखोगे? द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मास और एन असेंबली ऑफ मासेस, ठीक है। अराउंड ए मास और एन असेंबली ऑफ मासेस ओवर विच इट कैन एक्सर्ट, ओवर विच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। क्या लिखोगे इंग्लिश में? द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मास, हाँ, मास और एन असेंबली ऑफ मासेस ओवर विच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य पिंडों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब देखेंगे अपन क्या? इंटेंसिटी, तीव्रता, INTENSITY, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन किससे व्यक्त किए थे? E और F बाई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। 10th में याद आ रहा है, लास्ट ईयर ही पढ़े होंगे, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो F इक्वल टू Q0E, याद आया? सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है गुरुत्वीय क्षेत्र।
तो वैद्युत क्षेत्र को आपने ई से व्यक्त किया था, चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त किया था, और सब में एक बल का अनुभव हुआ था, सब में फोर्स। तो उसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी अब बल और द्रव्यमान का अनुपात ही होगा, तो I इज इक्वल टू F/m। चलिए आगे देखते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। डेफिनेशन, गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा हुआ, मान लो ये पिंड है, ये चारों ओर क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र है। गित्तिच यहाँ पर कोई एकांक द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, क्या लिखोगे? गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक। तो द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द गिवन पॉइंट, क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज डिफाइंड as the gravitational force experienced by a particle. Gravitational force experienced by a particle of unit mass placed at that point, क्या लिखोगे? Placed at that point bounded the unit mass itself does not produce any change in the field of the material of the body. It is represented by I. ठीक, क्लियर? तो यदि गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर, मान लो यदि हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम एक दूसरा पिंड रख देते हैं जिसका द्रव्यमान कितना होता है? m होता है। ठीक है। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान का पिंड कितना गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है? F गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू F/m। I इज इक्वल टू F/m। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हिंदी में क्या लोगे? द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। बाउंडेड द यूनिट मास इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द फील्ड, है ना, ऑफ द मटेरियल बॉडी। ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट पर बल F, गुरुत्वीय बल F लगता है या अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू F/m। इट, ठीक है, इफ एट ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ए बॉडी मास m, ठीक है, क्या लिखोगे? इफ इट ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड ए बॉडी ऑफ मास m एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स F, एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स F, देन द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू F/m। अब इट इज क्लियर दैट, ये क्या है? ये स्पष्ट होता है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए निकालते हैं इसका मात्रक को भी, कितना होगा देखिए। इसका मात्रक SI में और CGS में, तो क्या है? फोर्स का ये हो जाएगा N/किलोग्राम, तो इसको लिख सकते हैं kg-1 या N/kg, और यहाँ पर CGS में कितना हो जाएगा? Dyne/ग्राम। अब इसका हम क्या निकालते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। माँ देखो, गाय लोग आ गए बहुत सारे, देखो ये समय है गाय को आने का। हमारे बाग में, हमारे गार्डन के सामने बागों के गाय को आने का समय है। इधर हम पढ़ाते रहते हैं, उधर गाय लाते हैं। I इज इक्वल टू F/m। बल का इमी सूत्र होता है mLT-2/m। ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा LT-
2 तो m का पावर 0। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला किसके जा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय त्वरण या फिर त्वरण के जैसा आ गया। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते हैं, या आप लिख लीजिए साइड में, जो आपको बहुत काम आएगा। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे कि अपना वर्क एनर्जी पावर हुआ इसके पहले, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दिन मैं उसको आप लोगों को बोर्ड में करवा दूंगा, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा वैसे नोट, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो फार्मूला वगैरह यूज़ होते हैं। तो क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है ना, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी प्रोड्यूसिंग ग्रेविटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर क्लियर। अगला टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर, अब लिख लेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्सप्रेशन EXPRASSION, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन। हेडिंग डाल लीजिए और अगला टॉपिक हमारा तैयार होता है। हो गया, इसको मिटा देते हैं। जैसे हमने 10th में किया था और 12th में फिर करेंगे, आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी। सपोज अर्थ, ठीक है, सेंटर ओ, मास m, और इसकी रेडियस हम ले लेते हैं, यहाँ से आप ले लो r। ठीक है, अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लो r डिस्टेंस, सेंटर से एक पॉइंट P, डिस्टेंस कितना ले लिया हमने r। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ही है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हो जिसका मास कितना है, m है। ओके, क्या लिखोगे, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट ए पॉइंट O। ठीक है, कंसीडर बॉडी मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है, क्या लिखोगे, कंसीडर ए बॉडी मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O माना m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है। ठीक, माना कि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है किसी बिंदु O पर स्थित है, इसके केंद्र O से r दूरी पर इसके केंद्र O से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र में ही एक दूसरा बिंदु P है, तो OP इक्वल टू R, जहाँ पर m द्रव्यमान का एक दूसरा बॉडी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, कंसीडर बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O, P इज द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड such that OP is equal to R. Okay, let us imagine a particle, let us imagine a particle m placed at point P, distance R from the center of given particle of mass m। एक दूसरा बिंदु P लेते हैं जिसकी पहले जो बिंदु O से दूरी कितनी R है, वहाँ पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा ताकि बेस पूरा वही होता है। ठीक, एक m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है, O से R दूरी पर एक दूसरा पॉइंट P है जिस पर m द्रव्यमान का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक, देन पॉइंट P, देन एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर, आगे रखो। Let us imagine a particle of mass m placed at point, then according to, अब देखा लिखेंगे, then according to Newton's law of gravitation, then
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास m, फोर्स ऑन द मास m, इस मास पर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी जी m अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस r स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? अब देखिए हम आप क्या करते हैं, दोनों तरफ m से डिवाइड करते हैं, F/m, इसको भी m से डिवाइड किए हमने तो ये m कैंसल आउट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो फोर्स ऑन द मास m कितना निकाले, F इक्वल टू g/m/r स्क्वायर। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट p, फोर्स ऑफ यूनिटी क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ यूनिटी ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट पॉइंट p इज इक्वल टू F/m। अब we know that intensity of gravitational field I equal to F/m, so this is equal to I equal to gm/r square. Doubt? Thus, as per the definition, gravitational field intensity at point P will be I equal to gm/r square, ठीक, तो I इक्वल टू gm/r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का हमको ये फार्मूला लगाएंगे और यही फार्मूले को हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कोई डाउट देख लीजिए, क्लियर। दस अब हम रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, बता लीजिए और मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, अब इसको मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगला हेडिंग क्या है हमारा, कितने मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, अभी 17 मिनट की वीडियो हुई है, वीडियो को देखा करिए आप लोग। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डाल दी हेडिंग, हाँ हेडिंग डाला करो, काले पेन से हेडिंग डाला करो, काले पेन से डायग्राम, और बाकी क्या लिख जाएगा, रिलेशनशिप, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको छोटे में। बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा टॉपिक हो गया, बता लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए छोटा सा टॉपिक है, कैसे एग्जाम में आएगा तो लिखना है, नहीं भी आएगा तो आपको समझ के लिए इसको करना पड़ेगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने अब भी पढ़ा है भाई, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ना, क्या लिखे, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, ओ से पी तक 0 p इक्वल टू आर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आई इक्वल टू, पूरा लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग इसको समझ जाइएगा, क्लियर। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या लिखे,
क्या लिखोगे? द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बी आई इक्वल टू gm/r, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस आर इज, आर ज़्यादा डिस्टेंस है ना, तो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें, ये क्या आर था और ये क्या था कैपिटल आर, तो आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डिस्टेंस आर इज मोर लेस देन, नहीं आर इज ग्रेटर देन आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी गिवन बाय कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू gm/r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं, ये भी डिस्टेंस हम आर ही लेंगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक देख लीजिए। तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे ना, आई इक्वल टू जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन दे आर इक्वल टू इच अदर, हो गया आई इक्वल टू जी। दस एट ए पॉइंट, दस क्या लिखोगे, दस एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, है ना, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। इफ, अब अगर कंडीशन मान लो लिखते हैं, इफ आर इक्वल आर रेडियस ऑफ द अर्थ तो आई इक्वल टू जी, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू हम कैपिटल आर लिखते हैं, तो ये आई मीन्स इंटेंसिटी और ये ग्रेविटी, दोनों के लिए कितने होती है, gm/कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट? इफ डी, यदि डी इसका क्या हो, द एवरेज डेंसिटी, ठीक है, इसका माध्य घनत्व हो, इफ डी इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ देन मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, डी क्या हो, डी इज एवरेज डेंसिटी, एवरेज, देन मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एम इक्वल टू, अर्थ का कैसा है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, अब यहाँ पुट कर दोगे तो आई इक्वल टू जी, जो भी हो, g/r स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 4/3 पाई g/r/t। कोई डाउट? तो ये हमारा निकला, क्या निकला, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो देख लीजिए, 5 मिनट का संबंध है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के हमने बराबर निकाला। अब देखेंगे गुरुत्वीय विभव, क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट, ये हमने पढ़ा था 10th में, ग्रेविटेशनल देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंट हमने पढ़ा था कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। लेकिन जब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक हम लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल, उसको हम निकाला था ना। तो दोनों ही कंडीशन में विद्युत क्षेत्र को हम लिखे थे V कि E, विद्युत गुरुत्वीय विभव को हम लिखे थे V, तो V बराबर W/Q लिखे थे। सेम यहीं पर होगा ऐसा, यदि हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, मैंने बताया था यदि कि हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं या गुरुत्वीय क्षेत्र के पास लाते हैं, तो दोनों ही स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग डालिए,
यदि किसी वस्तु को हम गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं तो मान लो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों में एक बल लग रहा है, दोनों में एक बल लग रहा है, आकर्षित कर रही है। यदि हम इसको दूर ले जाते हैं तो हमको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, हवा की दिशा में चला रहे, तो हवा की दिशा में जब चलाओगे फ्रीली आप चलाओगे क्योंकि हवा तुम पर काम करेगी, लेकिन हवा की विपरीत दिशा में गाड़ी चलाओगे तो हमको हवा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर ले जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि हम क्या करें, इसके विपरीत यदि हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के पास लाते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उसको खींचती है। जैसे पत्थर को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध काम करते हैं, लेकिन पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो स्पीड बढ़ेगी और गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस वस्तु पर कार्य होगा। क्लियर हुआ इधर? ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर अर्थात अनंत में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। क्या लिखोगे इसका परिभाषा? एकांक द्रव्यमान को पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता करते हैं, जो गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या लिखोगे? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है। क्या लिखे गुरुत्वीय क्षेत्र को फिर से देखिए। वी नो दैट with a body is moved away from the gravitational field, work is done against the force of gravity। जब हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। whereas work is done by the force of gravity when the body is brought in the gravitational field। जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस वस्तु को करती है। एंड इनफाइनाइट तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अनंत पर गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका डेफिनेशन हमने क्या दिया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या लिखा होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड is defined as the amount of work done by bringing a unit mass from infinite to the point with acceleration without acceleration। ठीक है। इट इज क्लियर दैट इससे क्या हमको स्पीच हो रहा है? परिभाषा से हमको क्या परिभाषा था कि एक एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या करते हैं? गुरुत्वीय विभव। ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड की अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के बिंदु तक लाने में गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम अनंत से ला रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र तक। ठीक है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र बिंदु तक लाने में कौन काम कर रहा है? हम विरुद्ध कर रहे हैं? नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं कार्य कर रही है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक ही लोगे। तो क्या लोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो V इक्वल टू माइनस W अपॉन एम। अगर कोई पूछे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस पर कार्य कर रही है। ठीक है। ठीक। लेट W बी द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या लिखोगे? लेट W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी। इफ W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द गिवन पॉइंट, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट V इक्वल टू माइनस W अपॉन एम। ये क्लियर हुआ गुरुत्वीय क्षेत्र का? बहुत आसान है। इसका मात्रक निकाल लीजिए। यूनिट SI में क्या हो जाएगा? जूल अपॉन किलोग्राम। तो जूल किलोग्राम। और इसका डाइन अपॉन ग्राम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकालोगे? mL² - 2 अपॉन m। तो m0L² - 2। ये इसका मात्रक और विमीय सूत्र हमने निकाल लिया। क्लियर?
तो ये क्या होगा, गुरुत्वीय विभव एक सदिश राशि होगी कि अदिश राशि होगी? गुरुत्वीय विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ओके, अब हम कल की टॉपिक में, कल का जो वीडियो, आज हमारी वीडियो 30 मिनट की हो गई है, एक लेक्चर, तो हमारी मैथ्स की क्लास है, तो अगली टॉपिक में हम देखेंगे इसकी व्यंजक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए क्या निकालेंगे? व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आप लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते जाइए, जो भी रेफरेंस बुक होंगी आप लोगों का, जैसे प्रदीप हो गया, वीपीएम हो गया, आजकल तो बहुत हैं और बहुत सारे बुक्स हैं और एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स करिए, एक एक टॉपिक को पढ़िए। कल जो मैं है कुछ इम्पॉर्टेंट नोट जो है वर्क एनर्जी पावर का अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग जो भी 12, 13, 11, 12 जितने पार्ट होंगे उसका अगला पार्ट समझ लीजिएगा। और इससे भी ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है ग्रेविटी का, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह है उसको लास्ट में मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी डाल दूंगा आप लोगों को, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। देखिए, वो अलग चीज़ है जो हम पढ़ाते हैं, उसको आप लोग वीडियो के थ्रू देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा। इसमें पूरा आपका चैप्टर कवर हो रहा है और मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि आप लोग इसको पढ़ के सिर्फ सुन ले। आप लोग कॉपी कलम लेके जो मैं लिखवाता हूँ उसको धीरे धीरे उसको लिखते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए, ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।